अब इस ट्यूटोरियल में हम कुछ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि उसके लिए कौन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल उसको ज़्यादा सूट करता है। ठीक है, तो ये कहता है 100 प्लांट्स ईच वर प्लांटेड इन 100 स्कूल्स। तो 100 स्कूल थे, हर स्कूल ने 100 प्लांट जो हैं वो लगाए ड्यूरिंग वन महोत्सव। आफ्टर 1 मंथ, एक महीने के बाद, द नंबर ऑफ प्लांट्स दैट सर्वाइव्ड वर रिकॉर्डेड एज। तो ये हमारे पास डाटा है कि हर स्कूल ने 100 प्लांट लगाए, लेकिन एक महीने बाद किस स्कूल के कितने प्लांट जो हैं वो बचे और बाकी ख़राब हो गए या सड़ गए, मतलब डेड हो गए। तो सर्वाइव कितने किए, ये उसकी लिस्ट है। ठीक है, अब मान लो कि इस डाटा से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी हो। मुझे कोई आके पूछे कि अच्छा भाई, ये जो 100 स्कूल थे, मुझे ये बताना कि 60% से ज़्यादा कितने स्कूलों के प्लांट्स बचे। राइट, कितने स्कूल ऐसे हैं जिनके 60% से ज़्यादा प्लांट बचे, यानी कि 60 से ज़्यादा, क्योंकि 100 प्लांट्स थे तो 60% 60 हो जाएगा। तो 60 से ज़्यादा किस किस के प्लांट बचे। अब इसको मैं एक एक करके ढूंढता फिरूँ तो ठीक है, मैं ढूंढ लेता हूँ, लेकिन उसके बाद उसकी रिक्वेस्ट आ जाएगी, अच्छा नहीं, मुझे ये बताओ कि 40% से ज़्यादा, 40 से ज़्यादा किसके प्लांट जो हैं वो बचे। फिर मैं ढूंढने बैठ जाऊँगा। फिर मुझे अच्छा नहीं, मुझे ये बताओ कि 30 प्लांट जिसके नहीं बचे, 30 भी नहीं बचे, वो बताओ। फिर मैं इसको एक एक करके ढूंढने बैठ जाऊँगा। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि डाटा को हम क्लब करते हैं, उसका टेबल बनाते हैं। उसके लिए क्या बनाएंगे हम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है कि एक साइड में जैसे ये टेबल बनाया मैंने, तो इस तरफ तो मैं लिखूं कि कितने प्लांट बचे। जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ 95 और इधर उसका काउंट लिख देता हूँ। मान लो जैसे 3 प्लांट्स हैं, ऐसे मैं लिख देता हूँ। फिर 67 आ जाएगा, फिर 28 आ जाएगा, फिर 32 आ जाएगा। कुछ वैल्यूज़ रिपीट भी होंगी, लेकिन फिर भी ये डाटा 23 से लेकर 98 तक है। 23 सबसे कम है, 98 सबसे ज़्यादा। तो इसकी कितनी रोज़ बन जाएंगी, इसकी तो रोज़ बन जाएंगी कम से कम कोई 40 या 45 के आसपास। ठीक है, 30-35 भी बन सकती, हो सकता है 30 बन जाए। ठीक है, मैंने अभी अच्छे से डाटा देखा नहीं। मान लो 30 रोज़ भी बन जाती हैं, पर 30 रोज़ का डाटा भी बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो वाई नॉट हम इसको क्लब कर लें। क्लब कैसे कर लें कि आप ये देखो, सबसे पहले देखो 23 जो है वो सबसे कम है। ठीक है, 23 सबसे कम है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि 20 प्लांट जिसके बचे और 29 प्लांट, 20 से लेके 29 प्लांट जिसके बचे, उसका काउंट यहाँ लिखो। फिर 30 से लेके 39 तक, 30 से लेके 39 तक जिसके प्लांट बचे, उन सब का काउंट यहाँ लिखो। फिर इसी तरह से 40 से लेके 49 तक यहाँ लिखो। तो ऐसे करके मेरी रोज़ जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। और वो कितनी बनेगी, वो बनेगी इतनी, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिर्फ 8 रोज़ मेरी बनी और उसमें मेरा सारा डाटा जो है मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया। अब अगर मुझे ये फाइंड आउट करना हो कि 60 से ज़्यादा टोटल कितने स्कूलों में प्लांट्स हैं जो बचे हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इसके आगे वाला डाटा उठाऊँगा, इन सबको ऐड करूँगा और वो मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। अब सबसे पहली बात हमने क्या बनाया, ये है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमने ग्रुप कर दिया, ठीक है, तो ये ग्रुप्ड हो गया। लेकिन इसमें जो क्लासेस हैं, उसकी किसी भी एक क्लास की ये जो अपर लिमिट है, ठीक है, एक क्लास की एक लोअर लिमिट होती है और एक क्या होती है, अपर लिमिट। तो इसकी अपर लिमिट अगली क्लास की लोअर लिमिट से एक कम है, यानी कि ये ओवरलैप नहीं करते। तो ये मेरे पास क्या है, एक नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस हैं, नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस। इस वाले डाटा में नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस हम रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट जो है उसका काउंट जो है वो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, राइट। 29 होगा या 30 होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता कि 29.5 प्लांट्स बचे, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो मैं सीधा सीधा कर सकता हूँ कि 20 से लेकर 29 यहाँ रख लो, 30 से लेकर 39 यहाँ रख लो, ठीक है। तो उससे मेरा डाटा बड़ा ही नीट एंड क्लीन और क्लियर हो जाएगा और उससे मैं इन्फॉर्मेशन बड़ी जल्दी निकाल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अब कई बार हमारे पास ऐसा भी डाटा होता है कि जिसमें इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना डिफ़िकल्ट होता है। उस केस में आपका डाटा जो है वो कॉन्टीन्यूस होता है। कॉन्टीन्यूस मतलब कि 29.1, 29.2, 3, 4, 5, 29.99999। तो उस डाटा को कैसे लिखोगे, राइट। इसमें तो क्लियर इंटीजर्स थे, तो मैंने इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट करके ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया और नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस यूज़ कर ली।
अब हम अगली एग्जांपल लेते हैं जिसमें नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस से हमारा काम नहीं चलेगा, उसमें हमें ओवरलैपिंग क्लासेस लेनी पड़ेंगी। सो लेट्स डू दैट। अब हमारे पास ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है एक, ठीक है। इसमें ये क्या कहता है, लेट अस नाउ कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच गिव्स द वेट्स ऑफ 38 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। तो ये मुझे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे दिया। इस क्लास में टोटल 38 स्टूडेंट्स हैं। 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट 31 किलो से लेके 35 किलो है। 5 बच्चे ऐसे हैं जो 36 केजी से लेके 40 केजी के बीच में है, ठीक है। तो ये मुझे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे दिया। ओके, फेयर एनफ। अब वो कहता है कि मान लो आपको 2 नए बच्चे आपकी क्लास में और जो हैं वो एडमिट हो गए, और उनमें से एक बच्चा जो है उसका वेट है 35.5 केजी और दूसरे का वेट है 40.5 केजी। तो ये दोनों बच्चे कहाँ जाएंगे? अब इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के हिसाब से 35.5 यहाँ तो जा नहीं सकता क्योंकि ये तो 31 से लेकर 35 तक है, ये उससे ज़्यादा है। और यहाँ पे भी नहीं जा सकता क्योंकि ये 36 से स्टार्ट हो रहा है। तो 35 और 36 के बीच में अगर एक बच्चे का वेट है तो वो बच्चा कहाँ जाएगा? उसको आप कहाँ एडजस्ट करोगे? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस टेबल को चेंज करना पड़ेगा। अभी ये क्या है, अभी ये है नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग मतलब कि ये जो इस क्लास की, ये जो मेरी क्लास है, ये जो मेरी क्लास है, इसकी जो अपर लिमिट है ये इमीडिएट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट से छोटी है। मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इसकी अपर लिमिट, इस क्लास की अपर लिमिट और इस क्लास की लोअर लिमिट को बराबर करना पड़ेगा। ओके, तो इन दोनों की अपर लिमिट और लोअर लिमिट को मैं बराबर करूंगा और फिर उसके बाद मैं बच्चों को एडजस्ट करूंगा। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो अब मैं करूँगा क्या कि देखो, इस क्लास को अगर मैं ऐसा कर दूँ कि से 30.5 से लेके मैं 35.5 तक ये वाली क्लास ले लूँ, ठीक है। इस क्लास को अगर मैं 31 की बजाय 30.5 से शुरू करूँ और 35 की बजाय 35.5 पे ख़त्म करूँ तो कोई हर्ज नहीं है। इस वेट के इसके अंदर जितने बच्चे थे वो अभी भी इस क्लास में ही लाई करेंगे, राइट। 31 से 35 इसके बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। अब अगली क्लास जो है ये मैं शुरू करूँगा 35.5 से 40.5 तक, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट मैंने बराबर कर दी, ठीक है। इसको मैं और डिस्कस करता हूँ अभी। लेकिन अब अगर आप इस क्लास को देखोगे तो 36 से 40 वो भी इसके बीच में लाई करेगा क्योंकि ये 35.5 से 40.5 तक जा रहा है। तो 36 से 40 इसके बीच में आ जाएगा। तो यानी कि ये जो बच्चे इस क्लास में हैं वो इस क्लास में आ जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब हमने क्या किया, इस तरह की क्लासेस डिफ़ाइन करके हम ये जो नए बच्चे हैं इनको भी एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे? अब जिस बच्चे का वेट 35.5 है, जिस बच्चे का वेट 35.5 है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा यहाँ पे, वो इस क्लास में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। बाय कन्वेंशन क्या होता है कि इस तरह से जब हम ओवरलैपिंग क्लासेस बनाते हैं, ओवरलैपिंग क्लासेस मतलब कि इसका जो अपर लिमिट है वो इसकी लोअर लिमिट के बराबर है। जब ऐसी हमारे पास क्लासेस होती हैं तो अगर कोई वैल्यू एग्जैक्टली इसके बराबर हो तो वो लोअर लिमिट वाले में जाती है, अपर लिमिट वाले में नहीं जाती। अगर स्पेसिफिकली ना मेंशन किया हो तो हम इसी को ही बाय कन्वेंशन यूज़ करते हैं। देखो 30.5, अगर किसी बच्चे का वेट 30.5 हो तो वो कहाँ जाएगा? वो तो यहीं जाएगा क्योंकि ये सबसे पहली क्लास है, ये सबसे पहली क्लास है। और अगर एक बच्चे का वेट 30.5 है तो वो इसी में ही आएगा, राइट, वो इसी में आएगा ना। तो इसीलिए बाय कन्वेंशन हम जो पहली एंट्री होती है उसको इंक्लूड करते हैं और दूसरी जो एंट्री होती है उसको एक्सक्लूड करते हैं। ओके, बाय कन्वेंशन। अगर आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया हो तो बात अलग है, लेकिन जनरल रूल यही है कि हम फर्स्ट वाले को, लोअर लिमिट को इंक्लूड करते हैं और अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं अगर क्लासेस ओवरलैप हो रही हों। तो मेरा टेबल जो है वो कुछ ऐसा बनेगा 30.5 टू 35.5 एंड सो ऑन। तो अब जो नए 2 बच्चे आए थे, एक का वेट क्या था 35.5, तो 35.5 का मतलब क्या हो गया कि वो इस क्लास में ऐड होगा, तो यानी कि यहाँ ऐड हो गया, तो यानी कि यहाँ +1 हो गया, राइट। इस वाली क्लास में एक और ऐड हो गया, राइट, क्योंकि इसी क्लास को चेंज करके हमने ये बनाया था। और दूसरे बच्चे का वेट कितना था 40.5, 40.5 जो है वो मेरा यहाँ आ गया क्योंकि ये रहा 40.5, यानी कि इस वाले में एक इंक्रीमेंट हो गया। तो इस क्लास को हमने क्या बना दिया था, इसको हमने चेंज करके बना दिया 40.5 टू 45.5, राइट।
सो इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे होने चाहिए। अगर तो ये इंटीजर ही होते, सबके वेट इंटीजर में गिवन होते, तब तो ये टेबल बिल्कुल सही था, ठीक है। लेकिन जहाँ पे ये डेसिमल्स में चले गए, तो अब डेसिमल्स में तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो उस केस में फिर हम नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस की बजाय ओवरलैपिंग क्लासेस को प्रेफर करेंगे, राइट। तो ये मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जो ग्रुप्ड भी है और इसकी क्लासेस जो हैं वो क्या हैं, ये जो मैंने यहाँ बनाई है अब ओवरलैपिंग भी हैं। तो नॉन ओवरलैपिंग इस केस में नहीं चलेगा, ओवरलैपिंग क्लासेस यूज़ करनी पड़ेंगी। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।